हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू रॉक क्लासेस। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई एम बैक विद अ पैक्ड एपिसोड लाइन अप विद सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ हेडलाइंस एंड आर्टिकल्स। डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है ये हमारी सीरीज़ करंट अफेयर्स की है, प्लस साथ साथ में हम लोग कुछ हेडलाइंस भी देखते हैं, लेकिन उसके साथ हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ ग्रोथ को लेकर। डियर फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक इम्पोर्टेंट की फैक्टर है आपकी डेली लाइफ के अंदर। आप एकेडमिकली गुड हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ में आपको एक जो होता है ना कि गुड पर्सनैलिटी का जो मालिक होता है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, इसी चीज़ को लेकर मैं आपके साथ जो कोट वो शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, व्हेन वी थिंक नेगेटिवली ऑफ पीपल वी शुड इमीडिएटली थिंक ऑफ 3 पॉजिटिव क्वालिटीज़ ऑफ देम। देखिए दोस्तों, कोई भी इंसान जो होता है ना आपके आसपास वो कभी कोई बुरा नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपकी रियल लाइफ से। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। उसी टाइम होता है कि कभी जो घर वाले होते हैं ना, आपके चाहे पेरेंट्स चाहे आपके सिबलिंग्स जो भी है, उन्होंने में से आपको कहा कि यार ये मेरा एक काम है वो कर दे, एंड यू फील कि लाइक यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एंड आई एम डिस्टर्ब्ड राइट नाउ, मुझे बीच में उठा दिया, मुझे काम दे दिया, इतने वो है, यू डेफिनेटली गेट सम नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड। सो उसी टाइम आपको क्या करना है कि उसी टाइम आपको उनकी जो 3 अच्छाइयाँ हैं या 3 जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं आपके लिए, उनको याद कर लेना है। उससे होगा क्या दोस्तों कि आपका जो माइंड है वो एक डाइवर्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ दैट पर्सन, चाहे वो कोई भी हो सकता है। डिफरेंस मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने कहा कि यार ये मेरा काम है तो ये काम कर देगा, देन आपको लगता है कि नहीं बीच में उठ के कौन जाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट। उसी टाइम आपको याद रखना चाहिए कि कैसे आपकी मम्मी ने आपको कैटर किया था एट द टाइम जब आप बीमार थे, या आपका जब बर्थडे होता है तो आपसे ज़्यादा एक्साइटेड वो होते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप हमेशा याद रख सकते हैं बिफोर थिंकिंग नेगेटिव अबाउट पीपल। और ये मैं सिर्फ फैमिलीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच सकते हैं, या ओवरऑल इन जनरल भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये थॉट है आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करने में एंड ओवरऑल आपकी जो है ना कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट उस जर्नी में। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। होता क्या है कि कई बार जो मैं डिस्कशन करता हूँ उसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आप मिस कर जाते हैं, एंड आपको पता है कि अधूरी नॉलेज जो है वो सबसे खतरनाक होती है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब ये वीडियो देखें तो पूरा देखें। अगर आपको लगता है कि स्लो है, थोड़ा धीरे चल रहा है, तो आप अपने अनुसार जो है इस वीडियो की स्पीड को 1.5x पे भी कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का थॉट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा जो मैं आपसे रोज सवाल करता हूँ, एक जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है या कहीं ना कहीं जो हॉट बर्निंग टॉपिक्स होते हैं उनमें से ये क्वेश्चन होता है जो मैं आपसे रोज पूछता हूँ। तो आज का जो सवाल है वो है व्हाट इज चिप फॉर अलायंस एंड नेम इट्स मेंबर कंट्रीज। जो चिप फॉर अलायंस है वो क्या है और इसके मेंबर कंट्रीज, मैं आपकी यहाँ पे आज थोड़ी मदद कर देता हूँ। इसके अंदर 4 ही कंट्रीज हैं और उनमें से है एक यूएस। तो ये था जो सवाल। अगर आपको इसका आंसर पता है तो डू स्टिक इट्स आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड हाउएवर अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लें, एंड देन उसके बाद में अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में स्टिक करें। उससे होगा क्या कि आपको चीज़ें जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक याद रखने में मदद करेगा। पता है ना, जब आप लिख के याद करते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहती है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर आर्टिकल सेक्शन। एंड आज है 21 सितंबर एंड दैट इज़ थर्सडे। और आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है वियतनाम की पीस ऑफ अमेरिकाज इंडो पैसिफिक पजल। डियर फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, और इसके अंदर जो राइटर हैं उन्होंने बात करी कि कैसे जो अमेरिका और वियतनाम के रिलेशंस हैं उनको रिवाइव करने की जो कोशिश है वो जारी है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ में सफल भी रहे हैं दोनों कंट्रीज। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देते हुए दोस्तों राइटर ने बताया है कि कैसे जो वियतनाम वॉर था या कोल्ड वॉर के समय पे जो दोनों देशों के रिलेशंस थे वो काफ़ी ख़राब थे उस समय पे। आपको पता होगा, आपने अगर थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पता है तो जब कोल्ड वॉर चल रही थी उस समय अमेरिका का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था इन द वियतनाम, एंड जो वियतनाम वॉर था उसके अंदर भी अमेरिका का काफ़ी जो इन्वॉल्वमेंट था। उससे चीज़ें जो है उन जो रिलेशन है इन दोनों कंट्रीज़ के बारे में काफ़ी ख़राब हो गए थे उस समय पे।
लेकिन हाल ही के अंदर जो दोस्तों जो बाइडन साहब हैं, यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडन, उनका जो विजिट था वियतनाम के अंदर, विजिट एड्रेस किया था वियतनाम के जो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं न्योंगन फू रोंग, पार्डन मी अगर मैं इनका नाम रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, बट इन दोनों के बीच में जो हाल ही के अंदर जो मुलाकात हुई है उनसे चीज़ों को थोड़ा और रिलैक्स, जो रिलेशंस है उनको रिलैक्स किया गया है, और जो एलिवेशन है इन दोनों के टाइज का, इन दोनों रिलेशन का, उसको थोड़ा बढ़ाया गया है। लेकिन दोस्तों दोनों ही कंट्रीज जो है, ऐसा नहीं है कि उस समय से जो दुश्मन बने हुए थे वो आज तक दुश्मन है। चीज़ों को सुलझाने की कोशिश दोनों ही देश कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। तो ये चीज़ से आप रिलेट कर सकते हैं कि जैसा मैं आपको साथ जो थॉट शेयर किया है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आप चीज़ों को जो है अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वैसे ही ये जो दोनों कंट्रीज हैं वो अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को थोड़ा और बेटर बनाया जा सके। दोनों ही देश जो है मोटिवेटेड है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स देखिए जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसके अंदर बताया गया कि बोथ द पार्टीज हैव मोटिवेटेड टू स्ट्रेंथन देयर टाइज एंड वियतनाम इज कंसर्न अबाउट चाइनाज ग्रोइंग असर्टिवनेस इन द साउथ चाइना सी। देखो तो जो साउथ चाइना सी के अंदर जो डोमिनेंस है वो चाइना का काफ़ी बढ़ चुका है पिछले कुछ सालों में, और इसी चीज़ को लेकर दोनों ही देश काफ़ी कंसर्न है। और जब दोनों देशों का कंसर्न एक ही है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों देश साथ तो आएंगे ही। तो इस चीज़ को लेकर वियतनाम को यूनाइटेड स्टेट्स जो है यूएस जो वो देख रहा है एज अ की पार्टनर इन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो है उसके अंदर एक की फैक्टर रोल जो है वो प्ले कर सकता है वियतनाम। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, जो ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है। मैंने आपको जैसे शेयर किया दोस्तों कि दोनों देश जो है आपस में काफ़ी टाइज जो है ये रिलेशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला के अंदर जो चीज़ इन्होंने एक ट्राई की है वो है कि ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन जो है उनको भी टाई अप किया जाए। क्योंकि दोस्तों जो रिलेशन होता है किसी भी दो देश होते हैं उनके बीच में जो ट्रेड होता है या जो मीटिंग्स होती है ऑफिशियल मीटिंग, उससे ही जो रिलेशन है उनको सुधारा जा सकता है। तो हाल ही के अंदर 2022 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार $138 बिलियन का जो है वो ट्रेड किया है वियतनाम ने विद द यूएस। और इसी चीज़ को लेकर जो इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जो कि यूएस ने लॉन्च किया था उसको एज अ फाउंडिंग मेंबर वियतनाम को इंक्लूड किया गया है। तो ये सब चीज़ें बताई गई है इस आर्टिकल के अंदर कि कैसे चीज़ों को सुधारा जा रहा है बिटवीन द टू कंट्रीज थ्रू ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। यूएसए का स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेंस जो है दोस्तों वो जो बाइडन साहब का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों की जो यूएस जो बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ के कमला हैरिस, उनका विजिट करना वियतनाम के, या जो डिफेंस सेक्रेटरी है यूएसए के उनका विजिट करना वियतनाम के अंदर, तो ऐसे कुछ स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लिए जा रहे हैं यूएसए के द्वारा ताकि जो रिलेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में उसको सुधारा जा सके। High level visits by US officials have contributed to the expansion of bilateral ties। जो bilateral ties हैं इनको सुधारने की कोशिश की जा रही है between the two countries through the officials and through the trade and economic relations। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है bilateral cooperation। जैसा कि मैंने आपको बताया कि bilateral cooperation कैसे बढ़ती है दो देशों के बीच में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों कंट्रीज से जो ऑफिशियल्स हैं वो काफ़ी एक दूसरे के साथ मुलाकात करें। और इसी को लेकर मैंने आपको बताया कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस यूएसए के, उन्होंने विजिट किया था हाल ही में वियतनाम के अंदर। साथ ही साथ जो ट्रेड पार्टनरशिप है उसको बढ़ाया जा रहा है, बायलैटरल कोऑपरेशन थ्रू हेल्थ, डिजिटल इनोवेशन और वर्कफोर्स ट्रेनिंग, साथ ही में कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी को चीज़ों को कैटर किया जा रहा है ताकि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उसको अच्छा किया जा सके। और डिफेंस जो टाइज है उनको भी बढ़ाया जा रहा है थ्रू डिफरेंट जो एक्सरसाइज होती है ना डिफेंस की, उन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। चाइना का असर्टिवनेस दोस्तों दोनों ही देशों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है इन द साउथ चाइना सी। जैसा कि आप देख सकते हैं वियतनाम फेस चैलेंजेस फ्रॉम चाइनाज असर्टिव एक्शंस स्पेशली इन द साउथ चाइना सी। द यूएस एम्स टू बोस्टर वियतनाम डिफेंस एंड सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज इन रिस्पॉन्स टू चाइनाज एक्शन। चाइना का जो एक्शन है दोस्तों, चाइना का जो असर्टिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है साउथ चाइना सी में, तो इसीलिए दोनों कंट्रीज़ को ये डर है कि कहीं डोमिनेंस जो है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए दोनों कंट्रीज़ जो है आपस में अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सप्लाई चेन पार्टनरशिप है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है बाइडन साहब द्वारा। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ प्रेसिडेंट बाइडन्स विजिट
was the initiative to establish semiconductor supply chains in Vietnam. डियर फ्रेंड्स, जो ये सेमीकंडक्टर सप्लाई जो है ना वियतनाम के अंदर, मुझे इससे याद आ रहा है, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इसको, हमारा जो पहला एपिसोड, उसमें मैंने आपसे इस बारे में बात करी थी कि कैसे जो अमेरिका है वो सपोर्ट कर रहा है ताइवान को या वियतनाम को टू एस्टैब्लिश द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। फाइनेंशियली जो सपोर्ट मिल रहा है ना यूएसए की तरफ से, वो इसीलिए ताकि जो वियतनाम जैसे कंट्रीज हैं जिनके पास रिच मिनरल्स हैं टू ग्रो एज अ सेमीकंडक्टर कंट्री, तो इसीलिए चाइना का जो अमेरिका का जो सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है वियतनाम को। देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेड है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू बायलैटरल टाइज, क्योंकि जब अभी जैसे कि आपको पता है रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो वहाँ से जो सप्लाई था वियतनाम को आर्म्स का, जैसे आपको बताऊं यूएस जो रशिया है वो सप्लाई करता था आर्म्स वियतनाम को, तो उसमें काफ़ी खलन पैदा हुई है बिकॉज ऑफ दैट वॉर। तो इसीलिए यूएसए के पास ये मौका भी है कि वो एज अ एस्टैब्लिश करे अपने आप को एज अ आर्म्स डीलर टू वियतनाम। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है यूएसए के लिए कि वो एज अ आर्म्स का डीलर भी बन सकता है। एंड ऑब्वियसली वियतनाम को तो ज़रूरत है ही आर्म्स की, बिकॉज दे हैव टू इम्प्रूव अपॉन देयर मिलिट्री। उनको अपनी मिलिट्री को मजबूत करने की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ चाइना से बचाव के लिए भी उन्हें जो ज़रूरत है हथियारों की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए एक यूएसए जो है एक की फैक्टर जो है, की रोल प्ले कर सकता है इस एरिया के अंदर। ब्रॉडर इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क की बात करें दोस्तों, तो इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है ICET विद द यूएस एंड क्वाड प्रिंसिपल जो है, इन सब चीज़ों को जो प्रिंसिपल है ना, क्वाड का प्रिंसिपल है या ICTE का जो प्रिंसिपल है, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा सकता है इन द टेक्नोलॉजी फील्ड, जिससे कि जो इंडिया पैसिफिक रीजन है उसके अंदर एक जो स्टैंडर्ड है उसको सेट कर सके। हाल ही के अंदर जो पार्टनरशिप हुई है इंडिया और यूएसए के बीच में, या फिर क्वाड के जो प्रिंसिपल्स हैं इन रिगार्ड टू द टेक्नोलॉजी, अगर उन प्रिंसिपल्स को ध्यान रख के हम जो दोनों देश हैं नए फ्रेमवर्क को तैयार करेंगे, तो डेफिनेटली जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है या टेक्नोलॉजी स्टैंडर्डाइजेशन है इंडो पैसिफिक रीजन में, वो कहीं ना कहीं बेहतर ज़रूर बनेगा। तो ये सब डिस्कस किया है अभी तक हमने दोस्तों, और आपको समझ में आया है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। एंड जो हमारा लास्ट जो पॉइंट है इस आर्टिकल का, वो है कि जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। देखिए दोस्तों, अभी जो इसी साल के अंदर क्या हुआ है कि जो 50वीं एनिवर्सरी है पेरिस पीस अकॉर्ड की, वो साइन की गई थी। इसीलिए अभी जो दोनों के रिलेशन है ना, यूएसए के और वियतनाम के, तो इन दोनों को मजबूत करने की बात यहाँ की जा रही है। और वियतनाम जो है वो 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है विद द यूएस, तो ये एक काफ़ी प्लस या मैं कहूँ पॉजिटिव साइन है बिटवीन द टू कंट्रीज। एंड जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन तो दोस्तों साथ में ही, द एलिवेशन ऑफ यूएस वियतनाम रिलेशंस हैज़ ब्रॉडर जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। डेफिनेटली जो इन दोनों का रिलेशन है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो डालेगा ही इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि दोस्तों हम ये दोनों जो पार्टीज हैं इनका कंसर्न एक ही है, दैट इज़ द ग्रोथ या डोमिनेंस ऑफ चाइना इन द साउथ चाइना सी। ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है या साउथ चाइना सी है, इसके अंदर जो चाइना का लगातार बढ़ता डोमिनेंस है, ये दोनों ही देशों के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय ज़रूर है। इसीलिए दोनों देश जो है अलग अलग माध्यमों से आपस में टाइज जो है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियल्स की मीटिंग हो, चाहे वो ट्रेड के द्वारा हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे शेयर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स बताए ना। तो इन सब के द्वारा जो दोनों देश हैं वो अपना जो एक टाइज है एक दूसरे के साथ, उसको काफ़ी मजबूत करने की कोशिश में है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूएस वियतनाम रिलेशंस ड्रिवन बाय चेंजिंग रीजन डायनामिक्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। आपको पता है कि वो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, म्यूचुअल इंटरेस्ट की चाइना का डोमिनेंस ना बढ़े, इसलिए दोनों का साथ आना बहुत ज़रूरी है। द एलिवेशन टू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिग्निफाइज अ डीपनिंग ऑफ कोऑपरेशन इन वेरियस एरियाज including trade, defense and technology, and has implications for the balance of power in the Indo-Pacific region. So, dear friends, ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया है इस आर्टिकल में, इसका मैं आपको अगर समरी दूं तो यही हो सकता है कि क्योंकि पहले जब कोल्ड वॉर का समय का था या फिर जो वियतनाम वॉर के समय था, जो रिलेशन था बिटवीन यूएसए एंड वियतनाम, वो काफ़ी ख़राब हो गए थे उस समय पे बिकॉज ऑफ द वॉर। लेकिन विद द टाइम जो है चीज़ों को थोड़ा और इम्प्रूव किया गया है।
दोनों के टाइज जो है उन दोनों को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत फील हो रही थी दोनों ही कंट्रीज़ को। तो इसीलिए दोनों कंट्रीज जो हैं या दोनों पार्टी जो है वो काफ़ी मोटिवेट थी कि टाइज जो है उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। फर्स्ट तो देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट दोनों का ही है कहीं ना कहीं। जो हम कहते हैं ना, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो होती है, तो उसमें कोई किसी का फ्रेंड या कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। इट्स ऑल अपॉन की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन चल रही है उस समय में। तो इसीलिए अभी जो दोनों के जो कॉमन इंटरेस्ट है वो है चाइना का कैसे डोमिनेंस रोका जाए साउथ चाइना सी के अंदर। तो इन डोमिनेंस को कम करने के लिए आपस के अंदर टाइज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वियतनाम का और यूएसए का। तो इसीलिए जो दोनों देश हैं वो एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं थ्रू डिप्लोमेटिक जो डिप्लोमेटिक पर्सन होते हैं उनका आना जाना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिया कि कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट यूएसए के, वो अभी हाल ही में वियतनाम आए थे। तो इससे कहीं ना कहीं दोनों देशों का जो संबंध है वो सुधरता है। प्लस जो ट्रेड होता है, ट्रेड से भी संबंध जो है काफ़ी सुधरते हैं। शेयर ऑफ टेक्नोलॉजी जो होती है, डिफेंस के सेक्टर में हो, चाहे साइंस के सेक्टर में हो, चाहे इन्वायरमेंटल के मैं बात करूँ इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से हो या किसी भी पर्सपेक्टिव से हो, जब दोनों देशों के बीच में ट्रेड बढ़ेगा, जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ेंगे, जब दोनों बीच में शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो चाइना का डोमिनेंस है उसको कम करने में मदद करेगी ये टाइज जो है इन दोनों देशों का। तो आई होप कि दोस्तों कि ये जो आर्टिकल था आपको समझ में आया कि कैसे दोनों देशों का जो टाइज है वो चाइना का डोमिनेंस कम करने में, ओवरऑल चाइना का डोमिनेंस जो है वो कम करने में मदद करेगा इन द साउथ चाइना सी या फिर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पहला आर्टिकल। आई होप को आपको चीज़ समझ में आई होगी। फ्रेंड्स देखिए, ये एक जो है जियो पॉलिटिकल से संबंधित आर्टिकल था। तो आप में से कई लोगों को लगेगा कि हम तो अभी तक कॉलेज में है या स्कूल में है, तो हमें इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कॉलेज या स्कूल के स्टूडेंट हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी आपको ये सब जानना ज़रूरी है। इन जनरल भी आपको चीज़ें जो है पता होनी चाहिए, बिकॉज यू नो कि जो भी एक नॉलेजेबल पर्सन होता है वो हर जगह प्रेज किया जाता है। तो जब आप नॉलेजेबल होते हैं तो आपके पास काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर चीज़ के, तो यू विल मेक डेफिनेटली अ गुड डिसीजन। जो डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी जो होती है कि वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाती है जब आप नॉलेजेबल होते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको मदद कर रही होगी टू बी मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट डिफरेंट थिंग्स। हम हर रोज़ एक नया आर्टिकल पढ़ते हैं, वो और कहीं ना कहीं हर एक अलग अलग फील्ड से संबंधित होता है। तो आपको जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है आपकी पर्सनैलिटी का, वो कहीं ना कहीं ज़रूर होता है जब आप अलग अलग चीज़ों के बारे में जानते हैं। डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट आर्टिकल, जो है हमारा टेकिंग अ जायंट लीप फॉर अ न्यू एथिक्स इन आउटर स्पेस। दोस्तों, हाल ही में आपको पता है भारत का जो इसरो है उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था एंड वी गॉट द सेफ लैंडिंग ऑन साउथ पोल ऑफ द मून। जो साउथ पोल है चांद का, उस पर हमने सेफ लैंडिंग की थी इसरो ने चंद्रयान 3 के द्वारा। उसी चीज़ को लेकर राइटर ने बताया है कि कैसे जो एक होड़ होती है ना कहीं भी आगे जाने की, हम चाहे बात करें, आपने सुना होगा कि रशिया का भी जो स्पेस शटल था वो साथ ही में लॉन्च किया था उन्होंने, लेकिन बट रशिया वहाँ पे सक्सेसफुली लॉन्च जो है लैंड नहीं कर पाया। इंडिया डिड इट वेरी वेल। तो हर एक जो होड़ होती है ना कहीं भी आगे बढ़ने की, तो उस चीज़ को लेकर कैसे चीज़ें खराब हो जाती है व्हेन इट कम्स टू नेचुरल थिंग्स। जो नेचुरल चीज़ें हैं, चाहे वो चांद है या धरती पे कहीं जैसे साउथ पोल पे जाना हो, तो धरती का जो साउथ पोल एंटार्क्टिका दैट इज, तो वहाँ पे जाना हो, तो वहाँ पे जाने की कैसे होड़ के अंदर कैसे हम इस इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर देते हैं या कैसे चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, उन सभी चीज़ों से बचने के लिए राइटर ने जो है कुछ अपने थॉट्स प्रोवोक किए हैं यहाँ पे। लेट्स सी दोस थॉट्स। हम देखेंगे कैसे राइटर ने अपनी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया है। डियर फ्रेंड्स, ह्यूमन इंस्टिंक्ट या कंपटीशन होता है वो हर जगह होता है, चाहे आप अपनी क्लास में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, एक कंपटीशन तो होता ही है आगे निकलने का, एंड इट इज़ गुड। अगर हेल्दी कंपटीशन है वो, तो ओवरऑल इट इज़ गुड। ऐसा नहीं है कि आप किसी को पछाड़ के आगे बढ़ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आगे बढ़ना है, लेकिन विथ एक वो होता है ना, एक हेल्दी कंपटीशन बना होता है कि आप तकरार ना आ जाए दो लोगों में। जैसे मान लीजिए आप 2 फ्रेंड्स हैं और आप क्लास में फर्स्ट सेकंड चलता रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दोनों के बीच में एक तकरार हो जाए कहीं ना कहीं कि आई एम द बेस्ट या आई एम द बेस्ट। यू बोथ आर एट द बेस्ट लेवल ऑफ योर बोथ। आपकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप दोनों ही बेस्ट हैं, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन भी होना चाहिए कि कौन आगे निकलेगा।
तो ऐसे ही जो है इस वर्ल्ड के अंदर चल रहा है कि कौन सबसे पहले कहाँ पहुँचने वाला है। हाल ही के अंदर इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है अपने आप को एट द साउथ पोल। तो इसी चीज़ को लेकर राइटर ने लिखा है कि जो इसको कंपेयर किया है राइटर ने टू द रेस टू द साउथ पोल। वो क्या था दोस्तों कि 20th सेंचुरी के अंदर जो इंग्लैंड के एक नेवल ऑफिसर थे रॉबर्ट स्कॉट और जो नॉर्वे के एक्सप्लोरर थे रोल्ड अमंडसन, वो दोनों रेस में थे कि कौन पहले साउथ पोल पे पहुंचेगा। अमंडसन सक्सेसफुली रीच द साउथ पोल बिफोर स्कॉट, और जो अमंडसन थे नॉर्वे के वो पहले पहुंच गए थे रॉबर्ट स्कॉट से। तो वो इसीलिए जो डोमिनेंस है नॉर्वे का एट द साउथ पोल वो कहीं ना कहीं उस समय से ही है। तो टेरेस्ट्रियल क्लेम्स किए जाते हैं दोस्तों जब भी आप कहीं होता है ना कि कोई किसी ने किसी प्लॉट पे कब्जा कर लिया। आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ, कोई किसी ज़मीन पे कब्जा कर लेता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना बोर्ड लगाता है कि आई एम द ओनर ऑफ दिस लैंड। तो वैसे ही जब साउथ पोल पे नॉर्वे के जो ये थे रोल्ड अमंडसन जब पहुंचे थे तो इन्होंने भी वहाँ पे अपना जो झंडा है वो लगाया था एंड ही सेड दैट कि ये इट इज़ माई टेरिटरी या इट इज़ नॉर्वेज टेरिटरी। तो इसी चीज़ को लेकर फॉलोइंग नॉर्वेज सक्सेस को लेकर जो है अंटार्कटिका के अंदर उन्होंने ड्रॉनिंग मॉन लैंड जो है नाम से उसको इस्टेब्लिश किया। और अदर कंट्रीज जो है ब्रिटेन और अदर कंट्रीज जो हैं दे ऑल्सो मेड ए क्लेम टू अंटार्कटिका। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो पहुंचे थे वो थे रोल्ड अमंडसन जो कि नॉर्वे के थे। तो सबसे पहला जो एक वो होता है ना कि हम सबसे पहले पहुंचे तो हमारा ये हो गया, तो वैसे ही जो दूसरी कंट्रीज पहुंची जैसे ब्रिटेन, तो उन्होंने भी क्लेम लिया कि आपने वहाँ कब्जा किया लेकिन यहाँ जिस पे हम पहुंचे तो यहाँ पे हमारा कब्जा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे चीज़ों का वहाँ पे कब्जा होता गया जो साउथ पोल है अंटार्कटिका का। एंड अंटार्कटिका ट्रीटी हुई इस चीज़ को लेकर 1959 के अंदर, और जिसके अंदर नेगोशिएट किया 12 कंट्रीज़ ने। वाह, दैट इज़ अमेजिंग। क्योंकि दोस्तों जब पहले एक दो देश ही पहुंच पाए थे, जहाँ पे अब एक साथ 12 देश पहुंच चुके हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन इन सभी ने जो है एक साथ जो ट्रीटी की है। द ट्रीटी एम टू इंश्योर द पीसफुल यूज ऑफ अंटार्कटिका एंड डीमिलिटराइजेशन। और जो ट्रीटी थी उसके अंदर ये बताया गया था कि कैसे जो है पीसफुल यूज़ किया जाएगा अंटार्कटिका का एंड डीमिलिटराइजेशन, यानी कोई भी देश की जो मिलिट्री है आर्मी नेवी एयरफोर्स वो वहाँ पे नहीं रहेगी, और एक जो पीसफुल यूज़ है वो किया जाएगा अंटार्कटिका का। देखिए दोस्तों अंटार्कटिका जो है वो हमारे अर्थ के साउथ पोल पे है, और इसीलिए वो एक डेमोग्राफी बन जाती है या फिर हैबिटेट बन जाता है टू द जो बर्फ़ में रहता है ना जो जानवर, पेंगुइन हो गया या पोलर बियर हो गया, तो इन सब के लिए एक वो एक हैबिटेट है। लेकिन वहाँ पे भी हमारा पहुँच जाना एक कहीं ना कहीं इस एनवायरनमेंट को तो अफेक्ट करता ही है। प्रेजेंट डे अंटार्कटिका की अगर बात करें तो 54 पार्टीज जो है वो अंटार्कटिका के अंदर स्टैब्लिश्ड हैं, और इकोलॉजिकली इंटीग्रिटी जो है कॉन्टिनेंट की उसको कहीं ना कहीं हिला के रख दिया है। तो इसीलिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की ज़रूरत है टू मेंटेन जो है वहाँ पे टू मेंटेन किया जाए कि एक वहाँ पे एक जो होता है ना कि इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना के रखा जा सके। क्योंकि हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा कि जो दक्षिण गंगा नाम की लेबोरेटरी है या साइंस रिसर्च सेंटर है हमारे इंडिया का, वो भी वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। तो ऐसे ही हर एक देश का वहाँ पे एक लेबोरेटरी है जो कि इस्टेब्लिश की गई है, लेकिन कुछ लोग भी रहते हैं उसके साथ साथ में। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे जो लोग हैं अगर वहाँ पे रहते हैं तो उस इकोलॉजी को डिप्लीट नहीं करेंगे। डेफिनेटली अगर कुछ लोग वहाँ रह रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू डिप्लीट दैट प्लेस। तो हाल 54 कंट्रीज जो है वहाँ पे हैं इस्टेब्लिश्ड बिकॉज ऑफ देयर साइंस लेबोरेटरीज। एंड आउटर स्पेस की बात करें इसी साथ में दोस्तों, तो द रेस टू रीच द साउथ पोल एंड द रेस फॉर आउटर एक्सप्लोरेशन इट हाईलाइट्स द नीड टू प्रिवेंट एन आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस। देखिए दोस्तों चाहे वो धरती का साउथ पोल हो चाहे वो चांद का साउथ पोल हो, डोमिनेंस हर जगह ही है। जैसे मैंने आपको बताया ना इस आर्टिकल में कि कैसे नॉर्वे के जो एक्सप्लोरर थे वो पहुंच गए थे इंडिया के वर्ल्ड के साउथ पोल पे अंटार्कटिका में, तो उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। वैसे ही जब हम यहाँ पे चांद के साउथ पोल पे पहुंचे हैं तो डोमिनेंस दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वी कैन ऑल्सो कंसिडर कि हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तो जो वहाँ पे पहुँचे हैं तो इस चीज़ को लेकर सबसे पहले ये चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी है कि कोई भी आर्म्स वहाँ पे जो है नहीं लिए जाएंगे यूज़ में। जो आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन होता है ना, चाहे वो सैटेलाइट इस्टेब्लिश करनी हो या किसी भी प्लैनेट पे एक्सप्लोर करना हो या लैंड करना हो, तो
उन सब चीज़ों को लेकर सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोई भी आर्म्स का यूज़ नहीं किया जाएगा आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर। दोस्तों इस चीज़ को लेकर जो सपोर्ट आया है राइटर के द्वारा, उन्होंने कुछ बताया है कि जो मून जो है, मून एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया था 1979 के अंदर बाय द यूनाइटेड नेशंस। और ये जो एग्रीमेंट था ये एम्फसाइज करता है पीसफुल यूज ऑफ मून एंड कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड रिगार्डिंग इट्स रिसोर्सेज। देखिए दोस्तों, मून जो है एक कॉमन हेरिटेज है। ऐसा नहीं कि हम वहाँ पहुँच गए तो हमारा उस पर एक अधिकार हो गया, ऐसा नहीं है। और आपको पता होगा, अगर आपने जब विक्रम लैंडर जब लैंड किया था या चंद्रयान 3 जब लैंड किया था मून पे, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा था कि ये जो चंद्रयान 3 का जो सक्सेस है ना, ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये बल्कि ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक सक्सेस है। उन्होंने ऐसा ही, ये जो उनका कंटेक्स्ट था, उनका कहने का जो सेंस था, वो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल सही दिशा में इशारा करता है कि क्यों जो चांद जो है एक कॉमन हेरिटेज हम सभी के लिए, और एक किसी भी एक कंट्री का वहाँ पे जो है डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। हम सभी को, जितने भी देश हैं इस दुनिया के अंदर, उन सभी को एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए इस चीज़ को। एंड दे ऑल शुड वर्क टूवर्ड्स द ह्यूमन मैनकाइंड, कि कैसे उसको एक रिसोर्स के यूज़ में लिया जा सके ताकि वो हमारी इंसानों की तरक्की है उसमें मदद करे। इंडिया का जो रोल है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। जैसे कि हमने कल भी बात किया कि इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है G20 के अंदर, वो कैसे सभी देशों को एक साथ लाने के अंदर कारगर रही है। वैसे ही जो मून का जो एक्सप्लोरेशन है दोस्तों, या फिर जो मून पे जो हम बात कर रहे हैं ना कि डोमिनेंस की, उस चीज़ को हटाने में एक इंडिया का रोल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। क्योंकि हाल ही के अंदर चंद्रयान 3 का जब लैंड हुआ है, तो इंडिया एज ए इमर्जिंग लीडर सामने आया है इन द स्पेस जो फील्ड है उसके अंदर। तो इंडिया शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि लूनर एक्सप्लोरेशन जो है उसको कैसे, मतलब उसकी जो ट्रीटी है उसको कैसे किया जाए कि एथिकल यूज़ किया जाए चांद का। साथ ही के अंदर इंडिया शुड एडवोकेट फॉर अ डिक्लेरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आउटर स्पेस एंड अलाइन विद द मॉरल कंपासेस विद प्रायोरिटाइजेस नॉन मिलिटराइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबल स्पेस एक्टिविटीज़। देखिए तो अभी इंडिया का जो स्टांस है वो तो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी साहब ने बताया था कि इंडिया का जो विन है सिर्फ इंडिया का नहीं है बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक विन सिचुएशन है ये। तो हमें एक एडवोकेट करना चाहिए, फंडामेंटल डिक्लेरेशन देने चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स जो है आउटर स्पेस के, वो सभी के पास होने चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि जो चांद है वो सिर्फ हमारा है, बल्कि एक फंडामेंटल राइट्स है सभी के पास कि सभी लोग उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट एक्सप्लोर करने का मतलब नहीं है कि आप उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, राइट। अगर आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको एक्सप्लॉइट करने लगेंगे, यू शुड शो डोमिनेंस देयर, आप वहाँ पे मिलिटराइजेशन कर देंगे या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं, कल के मान लीजिए कि नासा अगर पहुँचता है, ऐसा नहीं कि नासा वहाँ पहुँच के डोमिनेंस दिखाएगा, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि नासा ने जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है या उनके पास जो भी डेटा इकट्ठा होगा, तो उसके बाद में वो कहीं ना कहीं उसको यूज़ करेंगे हमारी इस जो ह्यूमन काइंड है उसको सुधारने के लिए। ग्लोबल एथिक्स फॉर स्पेस क्या होने चाहिए दोस्तों? न्यू एथिकल फ्रेमवर्क जो है, जो नया फ्रेमवर्क होना चाहिए। जो भी नया फ्रेमवर्क हम तैयार करेंगे स्पेस को लेकर या मून को लेकर, तो उस फ्रेमवर्क के अंदर हमें वो जो हमारा जो कहते हैं ना कि एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, उस फ्रेमवर्क के अंदर ज़रूर होना चाहिए कि हम फ्रेमवर्क जो तैयार करेंगे उसके अंदर एक हमारा सबसे पहले था कि नॉन मिलिटराइजेशन होना चाहिए, कि किसी भी देश का जो मिलिट्री है वो अटैक नहीं करेगी एट द स्पेस लेवल। और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट जो है स्पेस डेब्रिज का सेंस का मतलब है कि वो जो मान लीजिए वो रॉकेट पहुंच गया, उन्होंने सैटेलाइट लैंड करा दी, तो उसके बाद में जो कचरा बचता है ना स्पेस के अंदर, उसको कहा जाता है स्पेस डेब्रिज। तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। हमें स्पेस के अंदर ज़्यादा कचरा नहीं करना है, बिकॉज एट द एंड वो हमें ही अफेक्ट करने वाला है कहीं ना कहीं। तो जो फ्रेमवर्क होना चाहिए वो कंसिस्ट होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए एक एथिकल यूज़ किसी भी आउटर स्पेस रीजन का या मून का भी, नॉन मिलिटराइजेशन, साथ ही साथ में जो स्पेस में जो कचरा है या स्पेस डेब्रिज है उसको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है इस फ्रेमवर्क के अंदर। कॉल फॉर लीडरशिप दोस्तों, इंडिया का जो अभी इंस्टांस है इसको इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ द टाइम, यही टाइम है जहाँ पे एक इंडिया अपना इंस्टांस रख सकता है। और ये जो स्पेस मिशंस हैं इनको भी एक लीडर की ज़रूरत है। तो इंडिया एक लीडर के तौर पे सामने आ सकता है और अपना जो इंस्टांस है वो कहीं ना कहीं रख सकता है। और हो सकता है कि ज़्यादातर देश जो है
वो इंडिया की जो बात है उससे बिल्कुल सहमत करेंगे, क्योंकि हाल ही के अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इंडिया ने जो अभी अचीव किया है बाय लैंडिंग द चंद्रयान 3 ऑन द मून। द आर्टिकल्स दोस्तों, मैं आपके साथ ये जो आर्टिकल है इसका एक समरी डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से। द आर्टिकल डिस्कसेस द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल क्लेम्स एंड एग्रीमेंट इन अंटार्कटिका एंड रिलेट्स इट टू द करंट चैलेंजेस इन आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन, एम्फसाइजिंग द नीड फॉर एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट इन बोथ डोमेन्स। देखिए दोस्तों, चाहे वो धरती का साउथ पोल हो, चाहे वो मून का साउथ पोल हो, एथिकल यूसेज जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो एज ह्यूमन काइंड को ही अफेक्ट करने वाली है। कहीं भी जाएं, चाहे आप किसी बीच पे जहाँ आप देखा होगा कि कचरा कर देते हैं, तो ओवरऑल जो है मान लीजिए समुद्र में किसी ने कचरा डाला है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो वापस कचरा जो है वो वापस बीच पे ही आके गिरेगा। तो जो हमने कचरा किया था वो कहीं ना कहीं हमें ही अफेक्ट करेगा। तो वैसे ही चाहे वो धरती का साउथ पोल हो, चाहे मून का साउथ पोल हो, हमें उसका एथिकल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एथिकल यूज़ हो, साथ साथ में जो ह्यूमन काइंड है उसके लिए उसका यूज़ किया जाए, ना कि डोमिनेंस के लिए कि हम वहाँ पे पहले पहुँच के तो ये हमारा हो गया एंड विल शो द डोमिनेंस ओवर देयर, मिलिटराइज कर दें उसको या ऑल दीज थिंग्स, चीज़ों को अफेक्ट करें। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें चीज़ों को समझ के चलना पड़ेगा। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें इस चीज़ को समझ के चलना पड़ेगा कि कैसे चीज़ें हमारे ही में काम कर रही है या कैसे ये चीज़ें जो हमारी अगेंस्ट में जा सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा एंड वी शुड गो इन अ प्रॉपर एथिकल मैनर। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप को आपको ये सेकंड आर्टिकल भी समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर हेडलाइंस। पहली हेडलाइन है दोस्तों, वो है ओल्डेस्ट येट फॉसिल्स ऑफ अ प्लांट ईटिंग डायनासोर फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है दोस्तों, वहाँ पे जो IIT रुड़की है, वहाँ के कुछ रिसर्चर्स ने पाया है एक प्लांट ईटिंग डायनासोर का फॉसिल, जो कि हो सकता है सबसे पुराना। तो ऐसी कुछ रिसर्च हुई है राजस्थान के अंदर। दूसरी हेडलाइन है कि दोस्तों ये जो ज़ेलेंस्की हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उन्होंने कहा है कि रशिया का जो पावर है या रशिया का जो वीटो पावर है उसको कहीं ना कहीं वापस लेने की ज़रूरत है। तो उन्होंने ऐसा कहा है UN को एड्रेस करते हुए, यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग थी उसके अंदर एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा है कि रशिया का जो वीटो पावर है उसको वापस लेने की ज़रूरत है, बिकॉज ही इज़, रशिया के व्लादिमीर पुतिन है वो उसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं। US considering Modi's invite to Biden to be chief guest at Republic Day, says envoy। भारत ने जो बाइडेन साहब जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनको इनवाइट किया है फॉर इट्स 26 जनवरी परेड, जो 26 जनवरी को परेड होती है दोस्तों। उसके चीफ गेस्ट के तौर पे US के प्रेसिडेंट जो हैं उनको इनवाइट करने की बात की गई है। साथ ही में लास्ट हेडलाइन जो है, इंडियाज जंबो कंटीजन स्टार्ट हंट फॉर मेडल्स एट हांगझो एशियन गेम्स। जापान के हांगझो के अंदर दोस्तों, बैक योर पार्डन, एशियन गेम्स जो है हांगझो में चल रहे हैं अभी 2022 के, बिकॉज ऑफ कोविड वो डिले हो गए थे, इस साल जो हो रहे हैं उसके अंदर इंडियन कंटीजेंट उतारी है एंड दे स्टार्ट देयर हंट फॉर मेडल्स। जो हमारे नीरज चोपड़ा साहब हैं उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं देश को, एंड ओवरऑल जो पूरी टीम है उनसे ही काफ़ी उम्मीदें हैं हम सभी को, एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ये था आज की कुछ हेडलाइंस दोस्तों। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी दोनों आर्टिकल्स को लेकर कि कैसे चीज़ें जो है मूव कर रही है, हमारी हेडलाइंस आपने समझी। So that's friend, that is today's headlines and articles। ये था आज का एपिसोड। अगर आपके कुछ सजेशन या कुछ क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज़ अपना सजेशन जो है वो प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे साथ में कि आपको कैसी लग रही है क्लासेस, आपको कुछ ऐड ऑन चाहिए या आपको कुछ और एक्स्ट्रा इसके अंदर, ये तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, प्लीज़ गिव अ थम्स अप, कमेंट कीजिए अपने आंसर्स, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए इस सीरीज़ को उन अपने सभी दोस्तों के साथ जो इन्फॉर्म रहना पसंद करते हैं या जिनको अपनी पर्सनैलिटी वाइज सुधार करना है। सो डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।